हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1981 में आई कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी डेड एंड बेरिड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं गैरी शर्मन। ये मूवी वैसे तो फ्लॉप रही थी, लेकिन बाद में इसकी कल्ट फॉलोइंग बन गई सिर्फ और सिर्फ स्टैन विंस्टन के स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से। स्टैन विंस्टन वही आदमी है जिन्होंने बड़ी बड़ी मूवीज यादगार बनाई है अपने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के चलते, जैसे टर्मिनेटर मूवीज, जुरासिक पार्क मूवीज, प्रेडेटर मूवीज, एलियन, द थिंग और भी ना जाने कितनी। इन मूवीज में जो जो चीजें देख के ऑडियंस के मुंह खुले रह गए थे, वो सब चीजें स्टैन विंस्टन की देन थी। बस वैसा ही काम इसके अंदर है। हर एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा, मूवी से जुड़े ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पॉटर्स ब्लफ नाम के एक छोटे से टाउन में, जो समुद्र किनारे बसा हुआ है और उसकी आबादी भी काफी कम है। अपनी कला को निखारने उस टाउन में एक फोटोग्राफर आता है। वो थोड़ी प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी इत्तेफाक से एक सुंदर सी लड़की उसके पास आ गई। महंगे कैमरा वाले शहरी बाबू को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, इसलिए कई सारे सवाल पूछे जा रही थी, जैसे क्या तुम फेमस हो, क्या किसी काम से आए हो या बस घूमने। बातों बातों में उसने फोटोग्राफर का नाम भी खुद ही गैस कर लिया, फ्रेडी। तो बदले में फोटोग्राफर ने उसका नाम रख दिया लीसा। फिर लीसा उसके लिए मोनालिसा बन गई, यानी कि मॉडल बन गई, और फिर देखते ही देखते सीधा मुद्दे पर आ गई। उसका प्रस्ताव एक्सेप्ट करने के लिए फ्रेडी जैसे ही उसके पास गया, वैसे टाउन के कुछ आदमियों ने फ्रेडी पर हमला बोल दिया। फ्रेडी को बुरी तरह मार पीट कर एक खंबे से बांध दिया जिंदा जलाने के लिए। और ये सब कुछ वो लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे, साथ साथ फोटोज भी ले रहे थे। यानी लीसा ने प्योर एक्टिंग की थी। फ्रेडी से ज्यादा महंगे कैमरे तो इनके पास हैं, और सवाल पूछ के इसकी पूरी कुंडली जान ली। कहीं ये फेमस तो नहीं, कहीं से ढूंढने कोई आएगा तो नहीं। अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद इस पे हमला बोला। फ्रेडी पूरे हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसका कोई बस नहीं चल रहा था। एक आदमी ने उसके ऊपर तेल छिड़का, फिर एक लेडी ने उसे आग के हवाले कर दिया। जिंदा जलते हुए वो चिल्लाता रहा और देखने वाले एंजॉय करते रहे, बल्कि उसी के कैमरा से लीसा उसकी फोटोज लेती रही। यानी अब लीसा ने उसे अपना मॉडल बना लिया। ये कत्ल किसी हादसे जैसा लगे, इसके लिए उन लोगों ने फ्रेडी की बॉडी को उसकी वैन में डाला, फिर वैन को टाउन की सीमा पर ले जाकर पलट दिया और उसमें आग लगा दी, ताकि ऐसा लगे कि वैन क्रैश हो गई, जिस वजह से उसमें आग लग गई और वैन के अंदर फंसा फ्रेडी इसी वजह से जलकर मारा गया। प्लान तो एकदम सटीक तैयार किया था, लेकिन बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। फ्रेडी अभी मरा नहीं, जैसे तैसे उसकी सांसें अब भी चल रही है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं टाउन के शेरिफ डैन गिलिस को, लोकल कॉर्नर मॉर्टिशियन विलियम डॉब्स को, यानी जो पोस्टमार्टम करता है, और साथ में स्क्रैप यार्ड चलाने वाले हैरी को, जिसका रोल किया है रॉबर्ट इंग्लैंड ने, फ्रेडी क्रूगर। अगली सुबह शेरिफ डाइनर में जाता है, जहां पर हैरी भी मौजूद था, और साथ में कई सारे ऐसे लोग भी जिन्होंने फ्रेडी को मार पीट कर जलाया था, जैसे ये आदमी जिसने तेल छिड़का था, और ये डाइनर चलाने वाली जिसने आग लगाई थी। सब के सब एक्टिंग के बादशाह हैं। जिस आदमी को जलाया गया, फ्रेडी उसका असली नाम तो है नहीं, वो तो लीसा ने दिया था, जिसका असली नाम लीसा नहीं है। तो ये पता ही नहीं चल पा रहा कि वो आदमी है कौन और आया कहां से। ना तो उसके पास कोई आईडी मिली और ना ही उसकी वैन पे नंबर प्लेट। सारा काम इन्होंने प्लानिंग के साथ किया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी कह लो या इनकी बुरी कह लो कि वो मरा नहीं, पर ये अब भी शेरिफ से यही पूछ रहे हैं कि वो होश में आ गया क्या। नहीं आया तो कब तक आ जाएगा, डॉक्टर ने कुछ बताया। इसका मतलब साफ है, उसके होश में आने से पहले ये उसका पत्ता साफ कर देंगे, लेकिन उससे भी पहले एक और घटना को अंजाम देंगे। रात में एक सेलर अपनी बोट लेकर किनारे पर पहुंचा, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया। सबने मिलजुल कर उसे काट पीट कर मार डाला और सब कुछ कैप्चर भी किया। अगले दिन शेरिफ डॉब्स के पास पहुंचा, तब हम देख पाए डॉब्स के असिस्टेंट जिमी को। ये भी कल रात बोट पर फोटोज ले रहा था। लगभग आधा टाउन इन कत्लों में शामिल है। शेरिफ डॉब्स के पास आया है एक सवाल लेकर, जो कल से इसे परेशान कर रहा है। जो आदमी हमें वैन के अंदर जला हुआ मिला, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कहीं और जलाया गया हो, फिर वैन में लाकर बैठा दिया हो। अब इससे पहले कि डॉब्स कोई जवाब देता, उसका फोन बज गया, जो था शेरिफ के लिए कि
कि बोट यार्ड पर एक बॉडी मिली है। ये दोनों उस बॉडी को देखने पहुंचे जो कि सेलर की थी और देखते ही समझ गए कि ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, ये तो पक्का कत्ल है और शेरिफ को तो इससे पहले वाला भी कत्ल ही लग रहा है। थोड़ी जांच पड़ताल करते हुए शेरिफ होटल में पहुंचा और वहां के मालिक बेन से बोला कि अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा आदमी आया क्या जो बिना पैसे दिए चला गया या फिर अचानक गायब हो गया। तो बेन कहता है कि आया तो था एक आदमी, पर ना तो अब वो दिखाई दे रहा है और ना ही उसकी गाड़ी, बस रूम में उसका सूटकेस पड़ा है। शेरिफ कहता है कि नाम बता उसका, पर नाम तो इसने लिखा ही नहीं था। शेरिफ जाकर उसका सूटकेस चेक करता है तो पता चलता है कि वो एक फोटोग्राफर था, लेकिन नाम उसका अब भी नहीं पता चला। तब बेन कहता है कि अपनी वाइफ से पूछो ना, तुम्हारी वाइफ उस फोटोग्राफर से मिलने आई थी, मेरी मेड ने बताया था मुझे। बस ये सुनते ही शेरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी वाइफ बाहर से आए किसी अनजान व्यक्ति से होटल में आकर मिली जो कि अब जला हुआ मिला है। ऊपर से ये बात पूरे टाउन को पता है, बस मुझे नहीं पता। तो क्या वो आदमी मेरी वाइफ से ही मिलने आया था? ऐसे कई सारे विचार उसके मन में घूमने लगे। घर पहुंचा तो इन बातों को अवॉइड कर रहा था, लेकिन इनसे केस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आखिर में अपनी वाइफ जेनेट से पूछ ही लिया कि तुम होटल में किस आदमी से मिलने गई थी। जेनेट ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो तो जॉर्ज है, स्कूल में फोटोग्राफी वाला सामान प्रोवाइड करता है, बस इसलिए गई थी। तुमने क्या सोचा, जेनेट स्कूल में टीचर है ना। जवाब सुनकर शेरिफ को खुद पे गुस्सा आने लगा कि भला कैसा आदमी हूँ मैं, ऐसे शक कर रहा था बिना बात के, शर्म आनी चाहिए मुझे। लेकिन अगले ही दिन रास्ते में स्कूल के प्रिंसिपल से टकरा गया। असली शर्म तो तब आई। प्रिंसिपल से पूछता है कि जॉर्ज के बारे में बता दो ना कुछ, जो आपके स्कूल में फोटोग्राफी का सामान देता है। प्रिंसिपल कहता है कि कौन जॉर्ज और कौन सा सामान, हम तो ऐसा कोई सामान लेते ही नहीं। ये ले, तहल का ऑमलेट बन गया। अब मामला बस केस तक सीमित नहीं रहा, अब बात शेरिफ के घर तक पहुंच चुकी है, इसलिए वो जवाब जानने के लिए बेचैन हो रहा है। फ्रेडी कह लो या जॉर्ज, वो आदमी कोमा से बाहर आ चुका है, इसलिए शेरिफ सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया उससे पूछताछ करने। तो डॉक्टर बड़े प्यार से शेरिफ को साइड में ले जाकर समझाता है कि क्या तो तू पूछ लेगा और क्या वो तुझे बता देगा। होठ तो उसके बचे नहीं, कोमा से वो अभी निकला है, इतनी जल्दी क्या है। इन्हीं बातों में दोनों लगे रहे। बस इसी बीच लीसा नर्स का भेस लेकर आई और उस आदमी की आंख में इंजेक्शन घुसाकर उसे मार मुर के चलती बनी। फिर उस आदमी को टाउन के कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिससे डॉब्स काफी निराश था क्योंकि शेरिफ उस आदमी की आइडेंटिटी पता नहीं कर पाया। अगर उसकी फैमिली का पता चल जाता तो एक प्रॉपर फ्यूनरल होता जिससे डॉब्स के थोड़े पैसे बन जाते। उससे भी मेन ये अपनी कला दिखा पाता। ये बॉडीज को तैयार करता है ना फ्यूनरल के लिए, उसे ये अपनी आर्ट मानता है और इसकी नजर में इससे तगड़ा आर्टिस्ट कोई है नहीं। और फिलहाल शेरिफ को ये बकवास नहीं सुननी। एक तो इस छोटे से टाउन के अंदर 2 दिन में 2 अजनबियों का कत्ल हो चुका है, ऊपर से शेरिफ की वाइफ पता नहीं क्यों इससे झूठ बोल रही है। तो शेरिफ का दिमाग इस वक्त ठीक नहीं है। रात को वो जेनेट के घर आने का वेट करता रहा और जेनेट घर आई काफी लेट, वो भी बस कुछ सामान रखने, साथ के साथ वापस चली गई कि स्कूल में मीटिंग है। और जाते जाते शेरिफ को एक फिल्म दे गई कि ये मेरे स्टूडेंट ने बनाई है, क्लास प्रोजेक्ट है, इसे अर्नी को दे देना। शेरिफ ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा कि तूने झूठ बोला था, झूठ क्यों बोला था और क्या अब भी झूठ बोल रही है। उसने चुपचाप जेनेट को जाने दिया। इसी बीच एक फैमिली रास्ता भटक कर टाउन में आ चुकी थी। हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा। रास्ता पूछने वो डाइनर में चले जाते हैं जहां पर सारे हत्यारे लोग भरे पड़े थे। उनकी कार का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, तो इसमें डाइनर की ओनर उनकी हेल्प कर देती है। वो फ्रेडी को कहती है कि इन्हें गैस स्टेशन तक ले जाओ। और फ्रेडी कौन है? वही फोटोग्राफर जॉर्ज, जिसकी पूरी बॉडी जल भुन गई थी। और सबसे मेन बात तो यही है कि ये मर गया था, लेकिन देख कर तो ऐसा लग ही नहीं रहा। आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है? वो फैमिली अपनी कार लेकर जॉर्ज को फॉलो करने लगी कि तभी अचानक कार के सामने से कुछ निकला, जिस वजह से कार डगमगा कर क्रैश हो गई और बच्चे के सर पे चोट लग गई। उन्हें मदद चाहिए थी और सामने ये घर था जिसके अंदर से वाइफ को लाइट दिखाई दी, इसलिए तीनों उस घर में पहुंच गए। लेकिन घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। साफ पता चल रहा था कि वो घर कई सालों से खाली पड़ा है, लेकिन वाइफ भी श्योर थी कि मैंने लाइट देखी है। हस्बैंड पूरे घर को अच्छी तरह चेक कर लेता है, पर कोई नहीं मिलता। अब तीनों वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी झुंड ने उन पे हमला बोल दिया। वो भी ये सोचकर हैरान थे कि ये सब तो वही लोग हैं जो डाइनर के अंदर इतने स्वीट बन रहे थे, अब हथियार लेकर हमें मारने पर तुले हैं। उनसे पीछा छुड़ाते हुए कैसे भी करके वो तीनों घर से बाहर निकले। फिर कार में बैठकर निकलना चाह रहे थे, लेकिन कार स्टार्ट हो तब ना। और उस भीड़ को अपनी तरफ आता देखकर बच्चा तो सुन हो चुका था। तभी कार में छुपी लेडी ने बच्चे को बैक सीट पर खींच लिया। वो तो माँ बाप ने तेजी दिखाई तब जाकर बच्चा बचा, वरना वो ले जाती। अब गुस्से में बच्चे की माँ उस लेडी के बाल फाड़ना चाह
जा रही थी तो वो सही में फट गए, वो भी स्कैल्प समेत। और लेडी को कुछ फील तक नहीं हुआ। तब भी फील नहीं हुआ जब बच्चे के बाप ने लात मारकर उसे बाहर फेंका। भीड़ एकदम पास आ चुकी थी, सबकी सांसें अटकी हुई थी कि तभी सही टाइम पर कार स्टार्ट हो गई, इसलिए वो जान बचाकर निकल गए, ऐसा उन्हें लग रहा था। वो लेडी अब भी कार से चिपटी हुई थी। किसी तरह उसे दोबारा नीचे फेंका और सीधा टाउन से निकल गए। शेरिफ पेट्रोलिंग कर रहा था तो वो कार उसके सामने से गुजरी, या फिर कोई और कार भी हो सकती है जो उस फैमिली को फॉलो कर रही हो। पर उसे देखने के चक्कर में शेरिफ ने एक आदमी को ठोक दिया, और जब उसे चेक करने बाहर निकला तो देखता है कि उस आदमी का हाथ कार की ग्रिल में अटका हुआ था। पर मेन बात ये नहीं है, मेन बात यह है कि हाथ अब भी हिल रहा है। उसकी हलचल देखकर शेरिफ की आंखें फट गई। बस तभी वो आदमी उठा और कानून के हाथ से बचते हुए अपना हाथ वापस लेकर भाग निकला। शेरिफ ने एक बांध तक उसका पीछा भी किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब हाथ पे हाथ धरे तो वो बैठा नहीं रह सकता, इसलिए सीधा घर पहुंचा अपनी शॉर्ट गन की गोलियां लेने। लेकिन गोलियों के बजाय उसे मिली विच क्राफ्ट की किताब, काले जादू की। उसमें लिखा था कि उन्हीं इंसानों से उन्हें बनाया जा सकता है जो भयानक मौत मरे हों। किताब के साथ एक पुराना सा डैगर भी रखा हुआ था। एज यूजुअल जब शेरिफ ने इसके बारे में जेनेट से पूछा तो वो बोली कि ये तो मेरी क्लास का सामान है, मैं काले जादू पे लेक्चर दे रही हूँ ना। और वही तो सबसे बड़ा सवाल है, छोटे बच्चों को काला जादू क्यों पढ़ा रही है? तो वो कहती है कि बच्चों को पसंद है क्रीपी चीजें, वरना वो बोर हो जाते हैं। आजकल तो बच्चों को फोन मिलता है बोर होने पे, पहले काले जादू के लेसन्स मिलते थे। यार अगले दिन शेरिफ अर्नी की दुकान पे जाके उसे वो फिल्म डेवलप करने को दे देता है जो जेनेट ने दी थी, और साथ ही ये भी बोल देता है कि ये फिल्म बस मुझे ही वापस देना, कहीं कोई और आए और मुंह उठा के उसे पकड़ा दो। फिर शेरिफ ने ऑफिस पहुंचकर डॉब्स के पास फोन किया कि जो सेलर की लाश मिली थी उसकी पहचान भी नहीं हो पाई, उसे भी दफना दो। इसके बाद शेरिफ के पास हैरी का फोन आता है और वो बताता है कि समुद्र किनारे पानी के अंदर से मैंने एक कार निकाली है, ये उसी फैमिली की कार है जिसके पीछे ये सब पड़े थे, यानी उस फैमिली को भी मार दिया गया। शेरिफ के हाथ और कुछ तो नहीं लग रहा, पर जो हाथ इसकी कार की ग्रिल पे फंसा था उसका थोड़ा बहुत मांस अब भी ग्रिल पे लगा हुआ है। शेरिफ ने उस मांस को जमा करके डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और तभी होटल का मालिक बैन भागते हुए शेरिफ के पास पहुंचा, क्योंकि उसने फोटोग्राफर को गैस स्टेशन पे जिंदा देख लिया। वो शेरिफ को कहता है कि तू भी जाके देख, जो आदमी जलने के बाद मर गया था वो गैस स्टेशन पे काम कर रहा है। पर शेरिफ को कैसे पता चलेगा कि वो फोटोग्राफर ही है? इसने तो उसका असली चेहरा कभी देखा ही नहीं, बस जला हुआ डिसफिगर चेहरा देखा था। लेकिन इसी का कोई करीबी है जिसने चेहरा देखा था, इसकी वाइफ जेनेट। शेरिफ सीधा स्कूल पहुंच गया उससे बात करने, और वहां जाकर देखता है कि जेनेट सच में बच्चों को वूडू पढ़ा रही थी, अनडेड के बारे में, यानी ज़ॉम्बीज। वो बच्चों को बता रही थी कि जो ज़ॉम्बीज तुम टीवी पर देखते हो असल में ज़ॉम्बीज वैसे नहीं होते, भले ही वो डेड होते हैं पर फिर भी अच्छी तरह लिविंग को इमिटेट कर सकते हैं। फर्क बता पाना मुश्किल होता है। माना जाता है कि ऐसे वॉकिंग डेड पेरू में रहते हैं और अपने मालिक के इशारों पे काम करते हैं। अपने अनडेड गुलामों की सोल्स पर काबू बनाए रखने के लिए मालिक को उनका दिल निकाल कर कहीं पर छुपा के रखना पड़ता है, ऐसा सुनने को मिलता है। ये सारी बातें बच्चों को बता रही है, और इन बच्चों में सबसे खास है ये बच्चा, उसी रास्ता भटकी हुई फैमिली का बच्चा है जो गलती से इस टाउन में आ गए थे, जिनकी कार पानी में मिली। यानी फिलहाल ये भी डेड होना चाहिए था, लेकिन ये तो स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहा है। यार बेल बजने के बाद शेरिफ जेनेट को लेकर घर की तरफ चल दिया, और रास्ते में वो रुके गैस स्टेशन पर। आखिर में थक हार कर शेरिफ पूछ ही लेता है कि प्रिंसिपल तो कह रहा था हम कोई फोटोग्राफी का सामान लेते ही नहीं। तो जवाब जेनेट के पास पहले से तैयार था। वो कहती है कि हम तो चोरी छुपे ले रहे थे बच्चों को सरप्राइज करने के लिए, तो प्रिंसिपल को कैसे पता होगा? और शेरिफ ने इस बात पे यकीन भी कर लिया कि ऐसा पुलिस वाला है, हर कोई से गोली दिए जा रहा है। खास बात यह है कि उन्हें वो फोटोग्राफर ही अटेंड कर रहा था, और उसे देखकर जेनेट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शेरिफ कुछ पूछ पाता उससे पहले जेनेट ने खुद ही शेरिफ का मुंह बंद कर दिया। इसी बीच टाउन के बाहर चैंस नाम की एक लड़की ने एक आदमी से लिफ्ट ली, और वो आदमी उसे सीधा झुंड के पास ले आया, जहां पर सबने घेर कर उसे मार डाला। एक पत्थर से उसका फेस क्रश कर दिया। बॉडी शेरिफ को मिली, फिर पहुंची डॉब्स के पास। अब ये दिखाएगा अपनी कलाकारी। तब से इसके हाथ में खुजली हो रही थी। इस पूरी तरह बिगड़ चुके चेहरे को ये दोबारा तैयार करेगा। स्टेप बाय स्टेप हमें भी सब कुछ दिखाया जाता है, कैसे दोबारा एक नकली फेस बनाया गया जो नकली लग ही नहीं रहा। फिल्म के अंदर आप ये डॉब्स की कला देख रहे हो, लेकिन ये बस फिल्म के अंदर नहीं है, ये असली कला है स्टैन विंस्टन की। कितनी बारीकी से एक एक स्टेप करके पूरा रियल फेस तैयार किया गया है, नकली कोई कह ही नहीं सकता। हमें भी पता न चलता अगर डॉब्स पल के खोलकर ना दिखाता। हमारे सामने ही उसने अंदर आंख फिट की, जिसके बाद उसकी कलाकारी पूरी हो गई, इसलिए वो तो चला गया। लेकिन उसके जाते ही एक लेडी आई, जिसके टच करते ही वो बॉडी उठकर बैठ गई। और सीन पूरा तब हुआ जब वो मुड़ी और आंखें खोलकर उसने हमें देखा। ये सीन आज भी हैरान कर देता है।
उस टाइम सोचो क्या हुआ होगा। अब तो हम आदी हो चुके हैं इतने बड़े बड़े इफेक्ट्स देखने के, पूरी मूवी वीएफएक्स से बनती है, लेकिन उस टाइम जनता इसके लिए तैयार नहीं थी। खैर उधर शेरिफ डॉक्टर के पास पहुंचा, वो कार के ग्रिल से उतारे हुए मांस के टुकड़े लेकर, और उन्हें एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये मांस किसी 3-4 महीने पहले मर चुके इंसान का है। बस ये सुनते ही शेरिफ और सदमे में चला गया, क्योंकि मर चुका कहाँ से, वो तो इसके सामने ही भागा था। शेरिफ के जाने के बाद डॉक्टर ने जांच को और आगे बढ़ाया तो कुछ चौंकाने वाली बातें उसके सामने आई, जिसे वो फोन करके शेरिफ को भी बताना चाह रहा था, पर तभी झुंड ने उस पे हमला बोल दिया। उसके नाक में एसिड डालकर मुंह को बुरी तरह गलाकर वो सब निकल गए। इधर शेरिफ जब ऑफिस पहुंचा तो डॉब्स वहां पर पहले से बैठा हुआ मिला। उस शेरिफ को बताता है कि जिस लड़की के फेस को मैंने दोबारा बनाया था वो बॉडी चोरी हो चुकी है। बस यहाँ पर शेरिफ का सब्र जवाब दे गया। टाउन में इतना कुछ हो रहा है कि सब कुछ दिमाग में रख पाना मुश्किल हो रहा है। आए दिन कुछ नया, ऊपर से जेनेट की टेंशन, और जेनेट का नाम सुनकर डॉब्स कहता है कि जेनेट तो सच में अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन इसे कैसे पता। शेरिफ भी यही पूछता है कि तू तो उसे जानता भी नहीं, फिर तेरा ज्ञान कहाँ से आ रहा है। तो डॉब्स कहता है कि वो तो मुझसे मिलने आती रहती है, मुर्दों की जानकारी लेने आती है, और शेरिफ ये बात जानता ही नहीं। शेरिफ डॉब्स से पूछ लेता है कि क्या मुर्दे फिर से जिंदा हो सकते हैं। डॉब्स कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से तो ये सवाल ही बेकार है। फिर डॉब्स के जाने के बाद शेरिफ ऑफिस में आया हुआ एक मैसेज पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि फोटोग्राफर जॉर्ज की बॉडी को शहर में भेजो। इसी काम को पूरा करने के लिए शेरिफ डॉब्स के पास पहुंचा, लेकिन डॉब्स उसे नहीं मिला। बस जिमी मिला, जो अपने हाथ पर स्किन कलर वाला पेंट फेर रहा था, और शेरिफ को देखकर वो भी चलता बना। फिर शेरिफ ने ग्रेव डिगर सैम को बोला कि जॉर्ज की कब्र खोद कर कॉफिन बाहर निकाल। इतने में शेरिफ डॉब्स को ढूंढता रहा, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि वो डेड बॉडी वाले ड्रॉअर में छुपा हुआ था, पता नहीं क्यों। जब कॉफिन बाहर निकाला तो शेरिफ को पहले पता चल गया था कि बॉडी अंदर नहीं है, क्योंकि कॉफिन में वजन ही नहीं था। पर जब उसे खोला तो शेरिफ के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर जॉर्ज के ही कपड़े की पोटली बनाकर उसमें रखा हुआ था जॉर्ज का दिल। जैसा कि जेनेट ने बताया था, अनडेड की सोल पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए मालिक को उसका दिल छुपा के रखना पड़ता है, तो उसका दिल छुपाने के लिए उसके खुद के कॉफिन से अच्छी जगह और क्या होगी। शेरिफ ने जल्दी से गैस स्टेशन पर जाकर उस चलते फिरते जॉर्ज की फोटोज ली। फिर ऑफिस जाकर अपनी असिस्टेंट बैटी को काम पर लगा दिया कि डॉब्स के पास्ट के बारे में थोड़ी जानकारी निकाल। फिर खुद वो गया अर्नी की दुकान पे वो फिल्म लेने, और फिल्म देते वक्त अर्नी ने अपने राइट हैंड को छुपा रखा था, क्योंकि वो फट रहा था, जैसे उसकी स्किन उतर रही हो। फिल्म लेके जैसे शेरिफ बाहर निकला वो टकरा गया डॉक्टर से, जिसके फेस को हमने पूरी तरह गलते हुए देखा था, लेकिन अब तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। शेरिफ उससे भी सेम सवाल पूछता है कि मुर्दे फिर से जिंदा हो सकते हैं क्या, लाइव एग्जांपल से पूछ रहा है। इतने में बैटी ने डॉब्स की पूरी जानकारी निकाल ली थी। डॉब्स रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में चीफ पैथोलॉजिस्ट था, लेकिन 10 साल पहले उसे निकाल दिया गया था, क्योंकि वो मॉर्ग में डेड बॉडीज के ऊपर कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए पकड़ा गया था। ये पता चली असली बात। फिर वो फिल्म लेकर शेरिफ सीधा अपने घर पहुंचा, जहां पर हम वही वीडियो कैमरा देख पाए जिससे झुंड अपने कारनामे रिकॉर्ड करता है। शेरिफ ने वो फिल्म देखी तो उसके आंसू नहीं रुके, क्योंकि फिल्म के अंदर लड़का लड़की का भयानक रोमांस चल रहा था, जिस बीच लड़की ने चाकू से स्टैब करके लड़के को मार डाला। पूरा झुंड भी वहीं पर था, इंक्लूडिंग डॉब्स। और मेन बात यह है कि वो लड़की है जेनेट, वो भी झुंड का हिस्सा है, और झुंड का लीडर है डॉब्स। अब शेरिफ सीधा गन लेकर डॉब्स के सामने पहुंच गया तो डॉब्स ने भी सारी वीडियोस प्ले कर दी, वही कत्ल वाली। यहाँ पर डॉब्स अपना पूरा राज खोल देता है। वो कहता है कि मैं एक कलाकार हूँ जिसके पास एक खास कला है मुर्दों को फिर से जिंदा करने की। इसके लिए पहले उनकी बॉडीज को बुरी तरह डिसफिगर करना पड़ता है, ताकि मैं अपनी कला दिखाकर उन्हें फिर से पहले जैसा कर सकूं। और मेरी सबसे पहली सब्जेक्ट थी जेनेट। वो मुझे डूबी हुई मिली थी, तो मैंने उसे फिर से जिंदा कर दिया, और उसी के सहारे ये पूरी कलेक्शन तैयार की, यानी टाउन का हर एक इंसान। ये पूरा टाउन ज़ॉम्बीज़ का है, पूरा टाउन डेड एंड बेरिड है, और इस पूरे टाउन का मास्टर है डॉब्स। काला जादू कह लो या कोई मेडिकल टेक्निक कह लो, मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं वो डॉब्स ने नहीं बताया। बस इतना बताया कि मैं अपनी कलाकारी जारी रखूंगा। मेन बात यह है कि किसी अनडेड को कितनी लाइफ वापस देनी है, कितनी मेमोरीज वापस देनी है, कौन सा रोल देना है, वो सब डॉब्स तय करता है। ज्यादातर अनडेड्स को इसने बहुत ही कम चीजें दी हैं, इसलिए वो बस किलिंग्स करते घूमते हैं, वही उनका रोल है। लेकिन जेनेट को इसने काफी कुछ दिया है, डर, प्यार, थोड़े इमोशंस, और फिर जेनेट वापस दे दी शेरिफ को, क्योंकि शेरिफ इसे पसंद है। अपनी बेस्ट क्रिएशन इसने शेरिफ को दे दी। बाकी अनडेड्स को हर थोड़े दिनों में टचअप देना पड़ता है, यानी फिर से उन पे कला दिखानी पड़ती है, मेकअप वगैरह, वरना वो बिखर जाते हैं। जैसा कि हमने देखा भी, अर्नी का हाथ फट रहा था। ये दोबारा उन पे काम करेगा तब जाकर वो ठीक होंगे, वरना वैसा ही रूप ले लेंगे जैसे मरते वक्त थे, ऊपरी परत उतर जाती है। लेकिन जेनेट इस मामले में भी खास है, बिना टचअप के वो पूरा महीना टिक सकती है। तभी तो बाकी सब ड्राइंग
ड्राइंग्स हैं और जेनेट पेंटिंग डॉब्स का मास्टरपीस। शेरिफ ने डॉब्स के ऊपर गन तान दी तो डॉब्स बोला कि चला दो गोली, मार दो मुझे, लेकिन मार नहीं पाओगे बल्कि मेरी मदद करोगे मेरे बच्चों जैसा बनने में। शेरिफ कुछ भी नहीं कर रहा था, इसलिए डॉब्स ने जेनेट को बुला लिया और आते ही वो वही सब लाइंस बोलने लगी जो उसके अंदर डाली गई हैं, जो वो डेली बोलती है। शेरिफ ने जैसे ही उसके फेस पर हाथ रखा उसकी स्किन उतरकर शेरिफ के हाथ में आ गई। लगता है महीना हो गया। परेशान होकर शेरिफ ने उसे गोलियां मार दी तो वो बोली कि मुझे दफना दो, इतना बोल के चली गई। तो शेरिफ ने पहले डॉब्स को गोली मारी, फिर उसके पीछे गया। जाकर देखता है कि वो तो जॉर्ज की कब्र में लेटी हुई थी। अब जैसा उसने बोला शेरिफ ने कर दिया, उसे दफना दिया। तभी सारे अनडेड वहां पर पहुंच गए रिस्पेक्ट पे करने, रेस्ट इन पीस। शायद ये भी इनकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। सबकी स्किन उतर रही थी, सबके रंग फीके पड़ रहे थे और उन सबको देखकर शेरिफ की जान सूख रही थी। वो जल्दी से भागकर वापस डॉब्स के पास पहुंचा तो देखता है कि डॉब्स ने अपनी कला अपने ऊपर ही आजमा ली, वो भी अनडेड हो चुका है। जब शेरिफ उधर बिजी था तब ये पूरा प्रोसेस अपने ऊपर ही ट्राई कर रहा था। अब वो एक आखिरी चीज शेरिफ को दिखाता है जिसे देखते ही शेरिफ की दुनिया हिल जाती है। वही फिल्म जिसमें जेनेट ने लड़के को मारा था, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि यही था। जी हाँ, ये भी ऑलरेडी मर चुका है, बस वो मेमोरी इसके दिमाग में नहीं है। इसके भी दोनों हाथ सड़ रहे हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि डॉब्स इन्हें फिक्स कर देगा तो कौन सा उसे मौत आ जाएगी। बस इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। शेरिफ के हाथ सड़ रहे हैं, इसका हिंट हमें कुछ देर पहले दिया गया था जब शेरिफ डॉक्टर से बात करते हुए अपने हाथ खुजा रहा था। ओवरऑल हमें काफी लेट पता चला कि ये एक ज़ॉम्बी मूवी थी। किलिंग्स देख के हमें कुछ और ही लग रहा था, कोई कल्ट वाला एंगल होगा या सेटन वर्शिप ऐसा कुछ, लेकिन मूवी ने एक दो ट्विस्ट तो बचा के रखे हुए थे और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स तो आपने देख ही लिए, आज तक भी रेलेवेंट है। अभी आगे बताऊंगा कैसे बने, कितनी मेहनत लगी, कैसे पॉसिबल किए, सब कुछ। फिलहाल अगर स्टोरी की बात करें तो ये जो कुछ भी मूवी के अंदर हुआ वो खुद डॉब्स ने ही प्लान किया था। उसने सबको इसी हिसाब से मेमोरीज और लाइफ दी थी कि एंड में आकर यही हो। जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था उसी के हाथों मरना चाहता था, तभी एंड में इतना डेस्परेट हो रहा था। इवन जब शेरिफ उसे मारने को तैयार ही नहीं था तब उसने जेनेट को बुलाकर उसे गुस्सा दिलाया, फिर कहीं जाकर शेरिफ ने उसे मारा। और जो कुछ जेनेट ने किया या बोला कि मुझे दफना दो और फिर जाकर कब्र में लेट गई, ये सब भी डॉब्स की देन थी, ताकि जिस बीच वो अपनी कलाकारी खुद पे आजमाए उस बीच शेरिफ बाहर बिजी रहे। पूरा प्ले उसने रेडी किया हुआ था। जेनेट ने ही वो फिल्म शेरिफ को दी थी, याद है ना? तो हर एक चीज स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही थी। खाली टाइम में डॉब्स ने अपनी खुद की रियल लाइफ मूवी बना दी। पूरा टाउन ही वो चलाता है तो टाइम पास के लिए ये भी करके देख लिया, क्योंकि आखिर में यानी एंडिंग में उसे खुद भी अनडेड बनना था और अपने अंदर उसने पूरी लाइफ डाली होगी। कलाकार खुद ही कला बन गया, वैसे था वो सन की ही। खैर अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $5-6 मिलियन और कमाई इसने $2,16,166। उस पॉइंट तक स्टैन विंस्टन ने जो कुछ सीखा था वो सब इस मूवी में झोंक दिया। अब बाद में पूरा हॉलीवुड पलट के रख दिया, वो बात अलग है। सबसे पहला इफेक्ट जो मूवी के अंदर दिखाई देता है वो था वैन के अंदर जले हुए फ्रेडी का चिल्लाना। तो वो कोई रियल इंसान नहीं था बल्कि एक पपेट था। मेकअप और पपेटरी के खतरनाक यूज के चलते वो एकदम रियल लगता है। फिर आता है सेकंड इफेक्ट, जब लीजा फ्रेडी की आंख में इंजेक्शन घुसा के चली जाती है। उस इफेक्ट के लिए स्टैन विंस्टन सबसे ज्यादा प्राउड थे, वो उनका सबसे फेवरेट भी था और उसी में सबसे ज्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि वो भी कोई रियल इंसान नहीं था बल्कि एक डमी था। लेकिन देखकर कोई कह नहीं सकता क्योंकि वो किसी जिंदा इंसान जैसी मूवमेंट्स कर रहा था और जो डिटेलिंग थी उसका भी कमाल है। सबसे ज्यादा एनर्जी लगी थी वो आंख बनाने में। पलक के ऊपर एक एक बाल बड़े ध्यान से और सोच समझ कर लगाया गया था ताकि आंख रियल लगे। आई मूवमेंट कैसी होगी, पलकों की मूवमेंट कैसी होगी, सब कुछ बारीकी से सोचा गया ताकि रियल लगे। लेकिन लीसा ठीक से आंख में इंजेक्शन घुसा पाएगी इसके चांसेस बहुत ही कम थे। इतनी मेहनत से आंख बनाई थी, टेक भी सिर्फ एक ही मिल सकता था क्योंकि फिर आंख खराब हो जाती तो लीसा के निशाने पर निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क साबित होता। इसलिए सीन को रिवर्स में शूट किया गया। आंख के अंदर छोटा सा छेद करके इंजेक्शन आंख में डाल दिया और पलकें बंद कर दी। फिर टेक स्टार्ट होते ही लीसा ने इंजेक्शन बाहर निकाला और पलकें खुल गई। इसे हमने देखा रिवर्स में। यह है
परफेक्शन। इसके बाद आता है एक और खतरनाक इफेक्ट, उस लड़की का फेस दोबारा बनाना, फिर उसके खाली पड़े आई सॉकेट में आंख फिट करना, जिसके बाद वो उठ के बैठ जाती है। वो भी कोई रियल लड़की लग रही थी लेकिन था एक डमी। ये सारे डमी स्टैन ने खुद ही बनाए थे और उस सीन में जो हाथ हमने देखे वो डॉब्स के नहीं थे बल्कि स्टैन के थे। वो डमी इतना रियल लगता था कि सेट पर मौजूद हर कोई धोखा खा जाता। उस डमी के अंदर आंख फिट की, फिर थोड़ी देर के लिए कैमरा डॉब्स के हाथों पर शिफ्ट हो गया। बस उसी बीच डमी को हटाकर रियल लड़की को लेटा दिया गया। फिर वो उठी और उसने आंखें खोलकर हमें देखा। ऐसे वो सीन पॉसिबल हुआ था, पर ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। 17 बार इस ट्रांजिशन को शूट करना पड़ा तब जाकर सही शॉट मिला। इनके अलावा वो कार ग्रिल के ऊपर हाथ चिपकने वाला सीन वो एकदम सिंपल था। कार के बोनट में एक एक्ट्रेस बैठी थी, वो उस हाथ को मूव कर रही थी। फिर आखिर में आता है रिवील इफेक्ट, जब पूरे टाउन के लोगों की स्किन उतर रही थी। वो बस मेकअप था, उससे ये पता चल जाता है कि पूरा टाउन डेड एंड बैरिड है। पर इन्हीं सब इफेक्ट्स की वजह से इस मूवी की कल्ट फॉलोइंग बनी। ओरिजिनली डायरेक्टर गैरी शर्मन इस मूवी को डार्क कॉमेडी बनाना चाहते थे, जो कुछ सीन्स देखकर लगता भी है, लेकिन फाइनेंसर्स ने काफी टांग अड़ाई। वो कॉमेडी के बजाय गोर चाहते थे। बस इसी के चलते कई सारे सीन्स काटे गए, काट कर छोटे किए गए और गोर वाले 2 एक्स्ट्रा सीन्स को ऐड किया गया जो फिल्म में थे भी नहीं। एक तो सेलर की डेथ और दूसरी डॉक्टर की। सेलर की डेथ ऑफ स्क्रीन थी और डॉक्टर की डेथ तो मूवी में थी नहीं, क्योंकि वो पहले से मरा हुआ था, फिर भी डालनी पड़ी। सेलर की डेथ पे स्टैन विंस्टन ने काम किया, लेकिन डॉक्टर की डेथ के लिए वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए किसी दूसरी टीम ने उसके इफेक्ट्स दिए। यही वजह है कि वो बाकी मूवी के इफेक्ट से एकदम अलग लगता है। गैरी ने उस टीम को बोला था कि मुझे एक शॉट में पूरा सीन चाहिए, यानी एक ऐसा सर बनाओ जो देखने में रियल भी लगे और फिर वो सामने ही अच्छी तरह गल भी जाए। टीम ने अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन इफेक्ट उतना रियल नहीं लगता। पर दिक्कत यह है कि गैरी ने 1 शॉट फिल्म में डाला ही नहीं, बीच में कट्स डाले। तो टीम का कहना है कि अगर ऐसा ही करना था तो हम बहुत रियल इफेक्ट भी दे सकते थे, हमें तो बोला था कि एक ही शॉट में सब होगा। फिल्म को कई बार री-एडिट भी किया गया, इसलिए ये थोड़ी अजीब भी लगती है। ओरिजिनली जो भटकी हुई फैमिली वाला सीक्वेंस था वो मूवी में बाद में आता, उस हिचहाइकर लड़की चैंस के मरने के बाद। इसलिए वो लड़की भी अटैकर्स के बीच में दिखाई देती है उस घर के अंदर। जब वो फैमिली रास्ता भटक जाती है, वो पूरा सीक्वेंस रात का था, लेकिन चाइल्ड लेबर लॉस की वजह से बच्चे के साथ रात में शूट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पूरा सीक्वेंस दिन में शूट हुआ था, चाहे कार वाले सीन्स हो या घर वाले, जबकि देखकर ऐसा लगता नहीं। असल में एक बड़ा सा टेंट बनाया गया था जो कार और घर को पूरी तरह कवर कर ले, फिर उसी के अंदर सारे सीन शूट हुए थे। एक्टर्स और क्रू ठीक से सांस ले सके उसके लिए पंखे लगाए गए थे, लेकिन पंखों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि पूरे सीक्वेंस में बस उन्हीं का शोर सुनाई दे रहा था, इसलिए बाद में उस पूरे सीक्वेंस को दोबारा डब करना पड़ा। तभी हमें वाइफ के होठ बार बार हिलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वो कुछ बोल नहीं रही होती। फिल्म के अंदर रेड कलर दिखाई नहीं, तभी पूरी फिल्म डल लगती है। यहाँ तक कि गाड़ियों की टेल लाइट्स भी रेड के बजाय पर्पल थी, और ये गैरी ने जानबूझकर किया था। उन्होंने मेक श्योर किया था कि रेड कलर किसी भी सीन में दिखाई ना दे, ताकि जब किलिंग्स वाले सीन आए तो खून देखकर ऑडियंस को ज्यादा शॉक लगे, और ऐसा हुआ भी। जिस दिन ओपनिंग सीन शूट हुआ था फ्रेडी और लीसा वाला, उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही सुंदर था, जो मूवी के हिसाब से फिट नहीं बैठता। इसलिए गैरी ने एक बड़ा सा फ्लैग बनवा कर एक क्लिफ के ऊपर लटकवा दिया, जिससे ज्यादातर सनलाइट ब्लॉक हो गई और सीन मूवी की टोन के हिसाब से शूट हो पाया। फॉगी वेदर कंडीशंस भी गैरी ने खुद चुनी थी, उससे सही टोन मिल गई मूवी को। ये डॉब्स यानी जैक एल्बर्टसन की आखिरी थिएट्रिकल फिल्म थी। इसकी शूटिंग के दौरान उनकी सेहत काफी खराब थी, वो कैंसर से पीड़ित थे। जब ये मूवी रिलीज हुई तो उसके 6 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। हालांकि इसका वर्ल्ड प्रीमियर उन्होंने देखा था, वो भी अटेंड करने गए थे व्हील चेयर पर ऑक्सीजन टैंक के साथ। इस मूवी के राइटर हैं रोनाल्ड शूसेट और डैन ओ'बैनन, एलियन वाली जोड़ी। लेकिन डैन इस मूवी को डिसोन करते हैं, यानी वो इसे अपना प्रोडक्ट नहीं मानते। उनका कहना है कि ये मूवी रोनाल्ड ने लिखी है, वो बस चाहते थे कि इसके साथ डैन का नाम भी जुड़ जाए ताकि वो वाली मार्केटिंग हो सके जो हुई भी, कि एलियन वाली जोड़ी वापस आई है नई मूवी के साथ। डैन अपना नाम देने के लिए राजी हो गए, क्योंकि रोनाल्ड ने प्रॉमिस किया था कि डैन ने स्क्रिप्ट में जो थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं वो फिल्म के अंदर डाले जाएंगे। पर जब मूवी देखी तो पता चला कि डैन का मटेरियल तो इसमें डाला ही नहीं गया, बस नाम यूज कर लिया। फिल्म के अंदर सबसे पहला नाम हमें सुनाई देता है फ्रेडी, लीसा ने दिया था फोटोग्राफर को, और फिल्म के अंदर रॉबर्ट इंग्लैंड भी है। इस फिल्म के आने के 3 साल बाद रॉबर्ट को एक ऐसा रोल मिला जिसके लिए वो आज तक जाने जाते हैं, फ्रेडी क्रूगर। जब शेरिफ जेनेट को गोली मारता है उस सीन में मेलोडी एंडरसन का रिएक्शन एकदम जेन्युइन था। गोली वाले इफेक्ट के लिए उनकी ड्रेस के नीचे जो पटाखे लगा रखे थे उनमें से एक ऊपर की तरफ उड़कर उनके कान के एकदम पास से निकला, जिस वजह से वो डर गई, और उस पटाखे की वजह से उन्हें थोड़ी देर तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो ये जो रिएक्शन था ये एकदम रियल था। यूके में ये मूवी बैन थी, लेकिन स्वीडन में अनकट रिलीज हुई थी।
तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और आपको कौन से फैक्ट ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो कमेंट करके बता दो। 1200 कमेंट्स पूरे होते ही एक और कल्ट क्लासिक आएगी स्टैन विंस्टन के इफेक्ट्स वाली, तो कमेंट्स जरूर करना। और ऐसी और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि ये चैनल भी अनडेड बन जाए। यूट्यूब ने तो डेड कर रखा है। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। बाकी मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।